हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट वेक्टर का। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ओके, और वी कैन से दैट हाउ टू calculate the effect of a vector or the component of a vector in two perpendicular direction. Okay, if there is a vector, then components were a cos theta and a sin theta. Cos theta and sin theta components were there. Okay, अब आज हम देखेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पार्ट। फोर्सेस का ही एक ये प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी बॉडी पे वो सब जीरो हो जाए, मतलब वेक्टर सम जीरो होना। ओके, जो वेक्टर सम जीरो का मीन्स क्या है? सपोज एक बॉडी है यहाँ पर, ये 10 न्यूटन फोर्स, इधर भी सपोज 10 न्यूटन फोर्स, फोर्सेस के बीच में वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है। अगर हम वेक्टर सम देखें तो 10 - 10 हो जाएगा 0। इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इफ नेट फोर्स इज 0 देन एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसका मतलब बॉडी जिस मोशन में है वही मोशन इसका बना रहेगा। मोशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन मींस क्या होगा? वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना या फिर डिक्रीमेंट होना। तो अगर बॉडी रेस्ट में है then body will be in equilibrium. If body is moving with constant speed without increasing or decreasing the speed, then it also in the equilibrium. Equilibrium का मतलब ये नहीं कि रुका होना जरूरी है, मोशन भी हो सकता है, बट नेट फोर्स 0 होंगे। ओके, सपोज यहां पर एक कार है एंड दिस कार इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। ओके, स्पीड में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, कार स्ट्रेट लाइन से चल रहा है। अगर स्पीड में या वेलोसिटी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। मैं स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहा हूँ इसलिए वेलोसिटी नहीं बोलूंगा, स्पीड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर एक डायरेक्शन में हम मोशन देखें तो इंक्रीमेंट अगर डिक्रीमेंट अगर नहीं है स्पीड में, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब इस बॉडी में जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका वेक्टर सम 0 है। ओके, क्लियर? तो मोशन में अगर बॉडी है तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है ना। अब इसमें हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम के और भी कुछ केसेस देख सकते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं। देखो यहाँ पर एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमने बॉडी को रखा, पुट किया बॉडी को। सपोज बॉडी का मास है m। जब इसको पुट करेंगे तो क्या होगा? बॉडी वेट लगाएगा नीचे सरफेस पर। ठीक है, ये सरफेस है अर्थ पर एक वेट लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ में क्या होगा? अर्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर वो कंप्रेस होंगे और देन अगेन एक्सपेंड होंगे। ये जो प्रॉपर्टी है कहलाता है इनर्शिया प्रॉपर्टी। ठीक है, इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है कि कंप्लीट सॉलिड्स, जितने भी टाइप के सॉलिड्स हैं वहां पर हम इमेजिन करके चलते हैं कि जो पार्टिकल हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स है उसको स्प्रिंग की तरह एज्यूम कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके बीच में जो भी फोर्स है उस फोर्स को हम स्प्रिंग, जो हमारा होता है स्प्रिंग, उस टाइप से उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जिस टाइप से स्प्रिंग में कंप्रेशन और एक्सपेंशन में इफेक्ट होता है उसी टाइप से इफेक्ट होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। जब मॉलिक्यूल्स को अगर हम पास लेके आएंगे तो रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा। देखो स्प्रिंग को कंप्रेस करो क्या होगा? रिपेल करेगी। और अगर मॉलिक्यूल को दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा? तब अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो ये जो नेचर है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यही नेचर सॉलिड बॉडी में मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब बॉडी को पुट करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल थोड़ा कंप्रेस होंगे, हल्का सा, बहुत स्लाइटली, बिकॉज सॉलिड है सरफेस। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा? कंप्रेस होने के बाद यहाँ वेट लगने के बाद क्या होगा? आउटसाइड एक फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर R और mg दोनों लगे हुए हैं। इस बॉडी पर अगर हम देखें तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 होने का मीन्स ये है कि यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो इक्वल अमाउंट में लगे हुए हैं। डायरेक्शन तो अपोजिट दिख रहा है, अब अमाउंट इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, R इक्वल टू m। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? R का वैल्यू mg के इक्वल है। ठीक है, अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं कि सपोज यहां पर ये वॉल है। ठीक है, वॉल पर ये ब्लॉक रखा मैंने और मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन। ब्लॉक स्टैटिक है, ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ्ट कोई मोशन नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कितना रिएक्शन है? अगर मोशन नहीं है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स भी कितना होना चाहिए? 0। नेट फोर्स 0 कितना कब होगा? नेट फोर्स 0 तब होगा जब राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, मतलब बोथ डायरेक्शन में जो फोर्सेज है वो इक्वल अमाउंट के हो। तो अगर इधर हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो इधर क्या होगा? 20 न्यूटन ही होगा। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा?
20 न्यूटन। तो इस केस में रिएक्शन फोर्स आ गया 20 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल हो गया, वेट के इक्वल। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम ये कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकाला है। ठीक है ना, ये जो R है, R को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल होता है। नॉर्मल वर्ड का मीन्स होता है परपेंडिकुलर। तो द डायरेक्शन के, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्टेक्ट ये है, तो इस कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। देखो रिएक्शन कहां पर है, कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमें थोड़ा याद रखना है, नॉर्मल रिएक्शन। ये सब पार्ट आता है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 11th क्लास में, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था कि वेक्टर्स के एप्लीकेशन ईच चैप्टर में है, कोई भी चैप्टर हो। ठीक है ना, तो मैं अभी एप्लीकेशंस को ही डिस्कस कर रहा हूं। ओके, जिससे कि डिफरेंट चैप्टर्स में जो हार्डनेस है, जो बेसिक है, वो तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो जाए। ओके, और जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये समझ में आ गया सबको। तो इस टाइप से एक टर्म यूज में आएगा वहां पर, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, एक्शन देखेंगे और एक्शन के अपोजिट में कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा देंगे एक फोर्स, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर का सपोज वेट है 10 न्यूटन, मैंने इसको यहां पर रखा, रजिस्टर रुका हुआ है, बताओ कितना रिएक्शन लगा हुआ है। डाउनवर्ड वेट अगर 10 न्यूटन है तो अपवर्ड रिएक्शन कितना होगा, 10 न्यूटन, बिकॉज डस्टर इज नॉट एक्सेलरेटिंग। यहां पर डस्टर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम इज नेट फोर्स यहां पर 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। ओके, ना तो डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेशन हो रहा है, ना ही अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है, ए इक्वल टू 0, इट मीन्स एफ इक्वल टू 0। और अगर एफ 0 है, फोर्स अगर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो डाउनवर्ड वेट है mg, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये फोर्स क्या है 0, तो इसका मतलब अपवर्ड भी कुछ होना चाहिए। वो अपवर्ड क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो डाउनवर्ड यहां पर अगर 10 न्यूटन फोर्स मेरे पाम पे लगा हुआ है, तो ये जो मेरा पाम है, हाथ है, ये कितना फोर्स लगा रहा है रजिस्टर पे, सेम 10 न्यूटन रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम नॉर्मल रिएक्शन का ये सब कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हुआ ये टर्म, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो फिर इसी का कॉन्सेप्ट और थोड़ा इंक्रीज करते हैं और बढ़ाता हूं थोड़ा सा। यहां पर हम एक टर्म लेके चलेंगे इक्विलिब्रियम में ही, स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी थ्रेड, धागा, ठीक है, इनको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। स्ट्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है कि स्ट्रिंग में यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा होता है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये वॉल है, दीवार है, ठीक है, यहां पर ये स्ट्रिंग है, मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, बताओ वॉल का मोशन होगा या नहीं होगा, दीवार हिलेगी या नहीं हिलेगी। तो यहां पर इसका मतलब यहां पर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, क्या स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन हुआ, वॉल का एक्सेलरेशन हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पर अगर ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, इस पॉइंट का 0। ठीक है, ये पॉइंट एक्सेलरेट नहीं हो रहा। अगर ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि यहां पर इस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 क्या मीनिंग क्या है, नेट फोर्स 0 का मीनिंग है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब राइट साइड में जो भी फोर्स है इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। मतलब जितने भी फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन में, उन सब का वेक्टर सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। जितने भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में, उन सब का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एक्स डायरेक्शन इसको बोलते हैं, वाई डायरेक्शन इसको बोलते हैं। अगर ये दोनों 0 है, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम देख के समझ जाते हैं इक्विलिब्रियम जनरली, है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 है। अब देखो इधर है 10 न्यूटन और मैं बोल रहा हूँ फोर्स 0 है, तो क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए जिससे कि इसको हम 0 कर पाए। तो वो जो फोर्स जनरेट होता है वो स्ट्रिंग में जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। इसको बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो फोर्स है यहाँ पर, प्रीवियस जो मैंने फोर्स बताया था उसका नाम था नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये जो फोर्स स्ट्रिंग में जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ओके, या टेंशन इन द स्ट्रिंग बोल सकते हैं। क्लियर, चलो बताओ टेंशन का वैल्यू क्या होगा, गैस करो। 10 न्यूटन इधर है, ठीक है, इधर 10 न्यूटन इधर टी है, और नेट फोर्स 0 होना चाहिए, आंसर 0 होना चाहिए, वेक्टर सम। सोचो टी कितना होगा, 10 न्यूटन। समझ आ गया ना, टी भी 10 न्यूटन है, तभी तो 0 आंसर आएगा। 180 डिग्री एंगल है वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, क्लियर, चलो इतना क्लियर है सबको। अब आ जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो ध्यान से, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और जब हम इसको ऐसे पुल करेंगे, खींचेंगे इधर, तो क्या इधर फोर्स नहीं लगेगा, पुलिंग फोर्स,
लगेगा, ऑब्वियस बात है। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो मैं इधर खड़ा हूं और मुझको कोई अगर इधर पुल कर रहा है, मेरे हैंड को अगर इधर से कोई पुल करेगा तो मैं आगे जाऊंगा, ठीक है, ऑल पॉइंट पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो फोर्स है ये भी टेंशन ही है, टी, ठीक है। अब क्योंकि इस पॉइंट का मोशन नहीं हो रहा तो यहां पर भी वही कंडीशन होगा, इधर भी 10 न्यूटन है, और यहां पर जो जॉइंट है इसके वॉल के साथ भी क्या फोर्स है, इधर रिएक्शन फोर्स कितना है, ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। यहां पर ज्वाइंट करेंगे ना, ज्वाइंट का मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। तो अब यहां पर हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग में अगर मास नहीं है, लाइट स्ट्रिंग, हल्का स्ट्रिंग, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ईच पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, क्लियर। तो ईच पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। अब टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, देखो क्योंकि हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एक्सपेंड करने का, तो अगर मैं इसको स्प्रिंग एज्यूम करूं कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, मैं स्प्रिंग को इधर खींच रहा हूं, ऐसे पुल कर रहा हूं, तो बताओ किधर मुझे फोर्स फील होगा, इसको जब मैं पुल करूंगा तो मुझे फोर्स कहां फील होगा, अट्रैक्शन, इधर ही फोर्स फील होगा, अपोजिट डायरेक्शन में सेम यहां पर होगा। जब हम इसको इस स्ट्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो कैसे याद करें इसको स्ट्रिंग के लिए, इस टाइप से याद कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज अवे फ्रॉम द अटैचमेंट्स, दीज आर टू अटैचमेंट्स, व्हाट इज द डायरेक्शन, अवे, अवे फ्रॉम द अटैचमेंट्स, जो अटैचमेंट पॉइंट है उनसे अवे डायरेक्शन में होता है टेंशन फोर्स, ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अवे फ्रॉम अटैचमेंट, क्लियर। 2 पॉइंट हो गए, एक मासलेस स्ट्रिंग का हो गया और एक, अब देखो दूसरा फिर आते आते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ मान लो बहुत ज्यादा हो तो क्या टेंशन सेम रहेगा, कितना भी हो, 10 मीटर हो, 100 मीटर हो, ओके, 10 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो, कितना भी लेंथ हो, अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग में मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग लेंगे तो हो सकता है कि टेंशन डिफरेंट हो जाए, ब्लॉक्स वगैरह कनेक्ट कर दें बीच में किसी बॉडी को तो टेंशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है तो फिर टेंशन सेम होगा, ठीक है। और किस टाइप से हम टेंशन को सेम बोल सकते हैं, अगर मैं 2 स्ट्रिंग को डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं विदाउट एनी बॉडी, सपोज एक स्ट्रिंग ये लिया मैंने, दूसरा स्ट्रिंग ये लिया, 2 स्ट्रिंग है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बीच में कोई बॉडी नहीं है ना, ये ज्वाइंट है, बस दोनों को मैंने कनेक्ट किया, मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं सपोज 20 न्यूटन, बताओ टेंशन कितना होगा यहाँ पर, डायरेक्शन क्या होगा टेंशन का, ये 2 अटैचमेंट है ना, इस स्ट्रिंग के लिए देखो अवे फ्रॉम अटैचमेंट, ये होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो बताओ क्या होगा टेंशन का वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मोशन नहीं है, इसका मतलब इधर 20 न्यूटन, इधर भी क्या होगा, इधर भी 20 न्यूटन होगा, ओके। अब इस पे आ जाते हैं, देखो ये 2 फोर्स है, एक है इधर 20 और एक ये है 20 न्यूटन। अब इस 20 न्यूटन के कारण इधर टेंशन जनरेट होगा, क्या होगा डायरेक्शन, ये 2 अटैचमेंट पॉइंट है, अवे फ्रॉम अटैचमेंट, वैल्यू सेम, बिकॉज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है, देन नेट फोर्स क्या होंगे, वेक्टर सम 0 होंगे। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करें हम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, बॉडी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में बॉडी कनेक्ट कर दिया तब नहीं होगा, ठीक है, बॉडी नहीं होना चाहिए। तो अगर एक बॉडी नहीं है तो उस केस में अगर हम स्ट्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में टेंशन अभी भी सेम होगा, ठीक है, इस कंडीशन में भी टेंशन सेम ही होगा, ईच पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, लेंथ कुछ भी हो, ठीक है। तो देखा बात समझ में आया सबको, क्लियर है। एग्जाम्पल, बॉडी को पुल किया तो टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, 10 न्यूटन टेंशन होगा, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं देखो, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया था इधर, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, वहां से स्ट्रिंग मैंने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया उधर, ठीक है। तो अब मैं इसको स्ट्रिंग को ऐसा पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं इधर, ठीक है, सपोज मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन। मैंने बोला कि बताओ टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, तो मैं इसको अगर पुल करूंगा तो इसका, और पुल करने के बाद भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब नेट फोर्स 0, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कब होंगे, जब लेफ्ट साइड में जितना फोर्स हो उतना ही राइट साइड में हो। अब राइट साइड में कुछ फोर्स दिख तो रहा नहीं हमें, तो क्या होगा, वो टेंशन फोर्स होगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन फोर्स होगा इधर टी, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाया मैंने 20 न्यूटन, तो इधर भी कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। और कहां पर होगा 20 न्यूटन, अवे फ्रॉम अटैचमेंट, एक तो ये अटैचमेंट और एक उधर अटैचमेंट है, ठीक है, बोथ साइड क्या होगा, 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है। अवे फ्रॉम अटैचमेंट डायरेक्शन होता है, इधर भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है, सब इक्विलिब्रियम है, क्लियर है चीज सबको, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं,
ये भी मैंने एक्स डायरेक्शन में दिखाया इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इस टाइप से इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बता देता हूं इक्विलिब्रियम। ओके, देखो ये एक स्ट्रिंग से मैंने ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से यहां पर ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया ब्लॉक को, ठीक है। यहां पर ये जो वेट है, ये इसका मास है, वो मैंने लिया 2 kg। तो ये जो ब्लॉक है इसका अगर हम डायग्राम बनाए, 2 kg ब्लॉक है, अर्थ के पास में रखा है हमने, तो वेट कितना होगा? वेट होगा 2g। mg होता है ना फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो 2 kg है तो वेट कितना होगा? 2g। अब यहां पर मैं g का वैल्यू वैसे तो 9.8 लेते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेके चल रहा हूं। सपोज g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। इसका मतलब इसका वेट डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है। बताओ क्या 2 kg का एक्सेलरेशन है या नहीं है? ये देखो एक बार, 2 kg का डाउनवर्ड अपवर्ड कोई भी एक्सेलरेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन जीरो है? जीरो एक्सेलरेशन है। अगर जीरो एक्सेलरेशन है इसका मतलब यह है कि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज हमने बोला था इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब एक्सेलरेशन जीरो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर डाउनवर्ड तो हमें पता है 20 न्यूटन, अपवर्ड क्या है? कुछ दिख रहा है? अपवर्ड दिख रहा है स्ट्रिंग सबको। और स्ट्रिंग में डायरेक्शन क्या होता है? टेंशन का। स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है तो इससे अवे, मतलब इधर ऊपर, इस टाइप से, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये होगा टेंशन। कितना होगा टेंशन का वैल्यू? सेम, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो 20 इक्वल टू टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 20 न्यूटन। इसी टाइप से जहां पर ये हैंग है, जिस पॉइंट पे इधर ये हैंग होगा ऊपर, सपोज यहाँ पे मैंने हैंग किया हुआ है, तो यहां पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा ऐसे, ठीक है। ये भी वही होगा सेम, टी। टेंशन कितना होगा? 20 न्यूटन। भाई अगर रूफ से लटका हुआ है कोई चीज तो रूफ पे तो लगेगा ना फोर्स, छत पे तो फोर्स लगेगा ना, तो वो फोर्स है वो कितना लगेगा? वो भी यहाँ पर 20 न्यूटन में लगेगा, सेम, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन ईच पॉइंट पे सेम होती है। और डायरेक्शन क्या होता है टेंशन का? टेंशन का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम अटैचमेंट। देयर आर 2 अटैचमेंट, एक ऊपर अटैचमेंट और एक नीचे अटैचमेंट है ये। तो दोनों अटैचमेंट से क्या है? अवे, अवे फ्रॉम अटैचमेंट, ठीक है। तो इस टाइप से हम ब्लॉक के ऊपर बता सकते हैं जस्ट 2 kg पे क्या फोर्स लगा है? 20 न्यूटन। तो फिर ये फोर्स कहाँ है? ये ऊपर रूफ पे लगा हुआ है। अगर कोई बोले बेटा छत पे कितना वेट लगा है, तो छत पे जो फोर्स लगा हुआ है, रूफ पे जो फोर्स लगा है डाउनवर्ड, वो कितना है? वो भी 20 न्यूटन है, ठीक है। ये बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो अब इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रिंग को टर्न करता हूं, ठीक है। अब हमें वेक्टर का देखो यहां पर एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। वेट में 2 kg ले रहा हूं, तो हमने कंपोनेंट पढ़े थे लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, उसी को देख रहे हैं अभी। देखो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें ये ऊपर हो गया सरफेस, इस सरफेस पर एक स्ट्रिंग इस टाइप से हैंग कर दिया, और ये एक सेकंड स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है यहां पर, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग के हेल्प से क्या किया मैंने? इस वेट को हैंग किया हुआ है, वेट है 2 kg, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। बताओ ये एक स्ट्रिंग है या 2 स्ट्रिंग है? ये सोचो पहले। 2 स्ट्रिंग अलग अलग दिख रही है ना सबको, अलग अलग, एक लाइन में तो कनेक्ट नहीं है ना, सब अलग अलग है, दोनों अलग अलग एक लाइन में नहीं है, सीरीज नहीं है। अब देखो अगर ये 2 स्ट्रिंग है तो टेंशन भी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर टेंशन एज्यूम कर लेता हूं। अब टेंशन का डायरेक्शन क्या लें? सपोज सिंबल ले लेता हूं मैं, ये T1 सिंबल है और ये T2 सिंबल है, ठीक है। तो अब सिंबल तो ले लिया मैंने, अब डायरेक्शन लूंगा। डायरेक्शन हमेशा क्या होता है टेंशन का? स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम अटैचमेंट। क्या है अटैचमेंट यहाँ पर इस स्ट्रिंग के लिए अगर देखें तो? एक तो ये अटैचमेंट और एक ये अटैचमेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। इनसे अवे डायरेक्शन में हो जाएगा टेंशन। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ टेंशन अवे फ्रॉम अटैचमेंट, T1, ठीक है। क्लियर है दोनों? अब यहां पर आ जाते हैं हम इस पर। यहां पर अगर हम देखें तो ये अटैचमेंट पॉइंट है और ये अटैचमेंट पॉइंट है, तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगा? अवे फ्रॉम अटैचमेंट, इधर से अवे और इधर से भी अवे। ये हो गया टेंशन T2, ठीक है। और वेट है हमारा 2 kg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख ही रहा है हमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2। क्वेश्चन क्या है? T1
एंड T2, इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, T1 और T2 हमें कैलकुलेट करना है इसके हेल्प से। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कोई एंगल पता होना चाहिए इसमें, तो मैं एंगल यहाँ पर लिख देता हूं कि सपोज ये जो एंगल है, एज्यूम कर लेता हूं इधर ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल है सपोज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे हमने यहाँ पर इसको इस टाइप से सेकंड स्ट्रिंग की हेल्प से टर्न किया है। अभी लेके आया ना इसको, समझ में आ गया? ये टेंशन हो गया इधर T1 और इस पॉइंट पे टेंशन है T2। क्वेश्चन क्लियर है? T1 T2 निकालना है ना। अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें जहां पर सारे फोर्सेज हैं, तो बताओ क्या ये पॉइंट का एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब एक्स डायरेक्शन में वेक्टर सम 0 होगा, वाई डायरेक्शन में भी वेक्टर सम 0 होगा। ये होता है इसका मीनिंग। अब है कि डायरेक्शन में हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से इस पॉइंट पर देखेंगे हम क्या क्या फोर्स है पहले। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा सेपरेट करके बनाऊं तो इस पॉइंट पर डायरेक्ट नीचे डाउनवर्ड तो वेट है, कितना वेट है? 2G। 2G का मतलब 20 न्यूटन डायरेक्ट, नीचे वेट है 20 न्यूटन। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है? इस डायरेक्शन में T1 का ये वाला जो पार्ट है ये है ना। इस पार्ट को तो हम लेंगे नहीं, ये पार्ट तो रूफ पे लगा हुआ है, ऊपर वॉल पे लगा हुआ है, इधर रूफ पे लगा हुआ है, छत पे, है ना, हैंगर पे इधर। तो हम इस पार्ट को लेंगे, इस जॉइंट पे ये टेंशन है। सिमिलरली इस जॉइंट पे एक टेंशन और इधर T2, ये किस पे है? ये वॉल पे है, वॉल पे लगा हुआ है ना। हमें इससे मतलब है जो इस जॉइंट पे, तो जॉइंट पे एक टेंशन ये हो गया T2। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में इजीनेस के लिए यहां पर ये एंगल 60 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये एंगल 60 है तो सोचो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल भी 60 होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सेम, दोनों पैरेलल लाइन से। तो ये एंगल मैंने लिख दिया था 60 डिग्री। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन ये है कि ये इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का वेक्टर सम और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होना चाहिए, है ना। तो हम पहले फोर्सेस निकाले एक्स और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक डाउनवर्ड नहीं जा रहा, है ना। अब देखो वही क्वेश्चन जो हमने कंपोनेंट में देखा था कंफ्यूजन वाला, कि वेट तो नीचे लग रहा है और डाउनवर्ड ये रुका हुआ है ना। देखो फोर्स लगा हुआ है फोर्स यहां पर, और फिर भी एक्सेलरेशन है 0 है ना। एक्सेलरेशन फोर्स यहां पर प्रेजेंट है 2G, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो हमारे माइंड में डाउट आएगा, ये तो हाँ बात तो है, फोर्स तो नहीं हो रहा लेकिन फोर्स तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या है, ये जो टेंशन है ना, टेंशन का इस डायरेक्शन में इफेक्ट है, वो इफेक्ट क्या कर रहा है? इस 20 को कैंसिल आउट कर रहा है। सिमिलरली अगर ध्यान से देखो इधर इस पॉइंट पे देखो, तो इधर तो फोर्स लगा हुआ है, कितना है? T2। इधर तो कुछ नहीं है, फिर भी एक्सेलरेशन 0 है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो स्प्रिंग का टेंशन है T1, इसका इधर भी एक कंपोनेंट है, इफेक्ट है इधर। ठीक है ना। तो टेंशन के यहाँ 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो क्या कर रहा है? इस mg को बैलेंस कर रहा है, और सेकंड कंपोनेंट क्या कर रहा है? इस टेंशन T2 को बैलेंस कर रहा है। वही हमें बस कैलकुलेट करना है कितना है वो, है ना। तो पहले कंपोनेंट निकालते हैं। बताओ T1 का कंपोनेंट थीटा एंगल पे क्या होगा? कॉस थीटा या साइन थीटा? थीटा एंगल पर कॉस थीटा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो है T1 कॉस 60। क्लियर? और y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1 साइन 60। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, मतलब y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है और x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है ना। तो उसके बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे। तो y डायरेक्शन में मैं देखता हूं पहले, y डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स है T1 साइन 60, T1 साइन 60 √3/2 इक्वल टू डाउनवर्ड है 20। यहां से सॉल्व किया, देन T1 इक्वल टू आया 40 डिवाइड बाय √3 न्यूटन। ये T1 आ गया। समझ में आया मेथड टेंशन कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हमें निकालना है T2। T2 के लिए लेंगे एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, एक्स डायरेक्शन में इधर तो T2 है और इस डायरेक्शन में क्या है? T1 cos 60, और T1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। हो जाएगा सॉल्व। तो T2 इक्वल टू है T1 इंटू cos 60। cos 60 होता है 1/2। T1 हमें ऑलरेडी पता है, 1/2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर दो इसमें बस। तो यहां पर आंसर है 20 डिवाइड बाय √3 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? 2 आंसर आ गए। T1 आया 40/√3 न्यूटन और T2 आया 20/√3 न्यूटन। ठीक है, तो इस टाइप से देखो हमने क्या किया, कंपोनेंट के हेल्प से कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज में आ गए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स कैसे निकालना है हमें, वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, है ना। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या यूज में आया? इक्विलिब्रियम,
कि अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब वेक्टर सम 0 होगा, अपवर्ड वेक्टर जो भी है इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा, वेक्टर सम 0 होगा, वाई डायरेक्शन में भी वेक्टर सम को हमें 0 करना है। ठीक है, समझ आ गया मेथड। ये दो स्ट्रिंग है, एक इधर स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग, इसी के साथ हमने वेट लगाया हुआ है डाउनवर्ड। ठीक है ना, यहां पर टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इधर तो टेंशन वेट के ही इक्वल होगा, डायरेक्ट है ना कनेक्ट, यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है, समझ आ गया सबको एग्जाम्पल। इसको एक बार नोट डाउन कर लो सब लोग। तो अभी हमने देखा था वहां पर स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ, ठीक है, उसी के बेसिस पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट है पुली। ओके, पुली में यहाँ पर हम एक डिस्क लेके चलते हैं। ये पुली जो है ये क्या है, डिस्क है। ठीक है, डिस्क होता है प्लेट टाइप का डिस्क। ठीक है, इस पर हमें एक स्ट्रिंग को रखना होता है और वो स्ट्रिंग यहाँ पर स्लिप करनी चाहिए। स्लिप मतलब पुली का रोटेशन अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रिंग में बोथ साइड टेंशन अलग अलग हो जाएगा। हमें स्ट्रिंग को फिक्स, पुली को फिक्स रखना होता है जिससे कि स्ट्रिंग यहाँ पर स्लिप हो, पुली का रोटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया हमारे मतलब कि अगर हम पुली को रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज में आता है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर रोटेट नहीं करना, हमें यहाँ पर पुली को फिक्स रखना है। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में दो ब्लॉक कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों ब्लॉक सेम मास के लिए हैं, एम एम। सेम मास का होने से क्या होगा, तो देखते हैं भी क्या होगा, दोनों का मास है सेम। ये स्ट्रिंग है, अभी हमने स्ट्रिंग पढ़ा था वो स्ट्रिंग हो गया, ये हो गया पुली के ऊपर से इस टाइप से स्ट्रिंग को हमने लिया हुआ है। ठीक है, बताओ क्या ये एक स्ट्रिंग है या दो अलग अलग स्ट्रिंग है? लेंथ कुछ भी हो, लेंथ मैटर नहीं करेगा, लेकिन है तो एक सिंगल स्ट्रिंग ना। तो अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है तो क्या बोथ साइड टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो इसको हमें याद रखना है कि इफ पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस देन टेंशन इन द स्ट्रिंग बोथ साइड विल बी सेम। और याद रखना है जो पुली है इसका रोटेशन नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो पुली मासलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पर हमने जो लिया ना स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ऐसे स्लिप हो ऊपर। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रिंग का स्लिपिंग होना चाहिए। देखो स्लिपिंग कर रहा हूं मैं इधर, स्ट्रिंग को स्लिप कर रहा हूं, बताओ पुली रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा? पुली का कोई रोटेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बोथ साइड टेंशन सेम होगा। अब अगर पुली रोटेट हो तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो पुलिंग है वो थोड़ी ज्यादा हाई इंक्रीज हो जाएगी, इधर से पुलिंग हाई हो जाएगी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेशन होने के कारण ये जो स्ट्रिंग है स्लैक कर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, तो उससे बोथ साइड टेंशन अलग अलग हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर। वो हम पढ़ते हैं रोटेशन में कि अगर पुली में मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पुली में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टेंशन अलग हो जाती है। ठीक है, वो बाद का पार्ट है। अभी फिलहाल हमें देखना है मासलेस पुली। तो पुली हम कैसा लेके चल रहे हैं, मासलेस। अब ये मत सोचना मासलेस मतलब मास तो ही नहीं, मतलब मास का मतलब ये कि जो वेट है ना उनके कंपैरिजन में इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं लाइट पुली। तो ये तो पुली हो गया, डिस्क हो गया। पुली जिस पार्ट पे कनेक्ट होती है इसको बोलते हैं क्लैंप। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं क्लैंप। ठीक है, ये क्लैंप हो गया, क्लैंप पर हम इसको हैंग करके चलते हैं। ठीक है, यहां पर ये स्ट्रिंग हो गया। क्लियर है सबको डायग्राम के बारे में? चलो देखो मैंने यहां पर मास सेम लिए हैं, बताओ ये जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में ये सेम होगा या डिफरेंट होगा? सोचो, गैस करो। सपोज मैंने यहां पर एक पुली बनाया, ये पुली पे हो गया क्लैंप। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, मास को मैं सेम ले रहा हूं। अच्छा दोनों मास सेम है, बताओ एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, अगर मासेस सेम हो तो क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? अगर मासेस सेम हो तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों बोथ साइड में वेट सेम लगेगा ना, किसी भी एक डायरेक्शन में वेट ज्यादा या कम होने से ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वेट सेम है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। कितना वेट होगा, mg इस डायरेक्शन में होगा और mg इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टेंशन। टेंशन क्या होगा, ये अटैचमेंट पॉइंट है और ये अटैचमेंट पॉइंट है, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम अटैचमेंट। सेम इस पॉइंट पे भी अगर देखें तो ये दो अटैचमेंट है तो अवे फ्रॉम अटैचमेंट, ये हो गया टेंशन। टेंशन फोर्स होता ही है ना। तो अगर हम इसका बात करें तो कि क्या इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, 0। ये है इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली ये भी इक्विलिब्रियम में। और हमने अभी देखा था कि एक सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन बोथ साइड सेम होगा। ठीक है, पुली मासलेस है और सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। तो यहाँ पर कितना होगा टेंशन, सोचो। एक्सेलरेशन नहीं है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो हमारा आंसर आया T इक्वल टू mg। क्लियर है। तो अगर बोलते हैं कि बताओ टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, तो इक्विलिब्रियम है, इसलिए टेंशन कितना होगा, टेंशन यहाँ पर वेट के इक्वल होगा, mg के इक्वल। ओके,
फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछते हैं फोर्स ऑन द क्लैंप। ये क्लैंप है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्लैंप है इस पे क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्लैंप सी, ठीक है। तो ये जो क्लैंप है इस पर हमें फोर्स निकालना है। तो अगर हम पुली को देखें ध्यान से तो पुली का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। बताओ पुली नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा? अपवर्ड फोर्स। तो अगर हम पुली का डायग्राम बनाए यहां पर, तो पुली के डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो टेंशन है, एक इधर लगा हुआ है टेंशन टी और एक ये टेंशन है टी। टोटल कितना हो गया? ट्वाइस टी। टेंशन डाउनवर्ड है ट्वाइस टी। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बताओ फोर्स ऑन द क्लैंप, क्लैंप पे फोर्स कितना लगा होगा ये। तो फोर्स जो क्लैंप पे लगा है वो कितना लगेगा? एफ, ये हमें निकालना है। इस क्लैंप के लिए सी एल लिख देता हूं, फोर्स ऑन द क्लैंप। ठीक है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ट्वाइस टी इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑन द क्लैंप। ट्वाइस टी इक्वल टू फोर्स ऑन द क्लैंप। टी का वैल्यू पुट कर दो, टी था एम जी, आंसर आया ट्वाइस एम जी। तो क्लैंप पर कितना फोर्स लग रहा है? टी प्लस टी, ट्वाइस टी, और टी का वैल्यू एम जी, इसका मतलब 2 एम जी। ये हो गया फोर्स ऑन द क्लैंप। क्लियर? तो इस टाइप से हम इक्विलिब्रियम के बेसिस पर ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, आई थिंक इक्विलिब्रियम पार्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा सबको कि क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं उनके, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हम चैप्टर्स में जाएंगे, और भी एप्लीकेशन है इसका बहुत। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो हो गया है। अभी मैंने यहाँ पर सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए अलग अलग वेट लगाया है। इधर मास है 2m और ये जो मास है ये है m। ठीक है, इधर वेट कितना लगेगा? ट्वाइस mg, और इधर वेट लगेगा mg। ये अभी रुका हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको क्लैंप किया हुआ है, रुका हुआ है अभी यहाँ, है ना। इसको मान लो सपोज ये स्विच है, ठीक है, स्विच को मैं रिमूव करूंगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बताऊंगा अभी। पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं हम यहाँ पे डायग्राम में क्या इफेक्ट आएगा, इधर क्या क्या कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मासेज अलग अलग है। ये मास है ट्वाइस एम, तो इससे क्या होगा? वेट डिफरेंट होगा। ये वेट हो जाएगा ट्वाइस एम जी, और इस डायरेक्शन में जो वेट है वो हो जाएगा एम जी। ठीक है, ये वेट ज्यादा है, ये वेट कम है। अभी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा बिकॉज मैंने यहां से इसको पिन अप किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अभी पिन को मैं रिमूव करूंगा, स्विच को हटाऊंगा तो एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहां से लीव करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम इसको लीव करेंगे तो लीव करने से एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम पार्ट पढ़ा देता हूँ। इक्विलिब्रियम खत्म हो, मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूँ। ओके, चलो देखो यहाँ पर क्या होगा? ट्वाइस एम जी डाउनवर्ड जाएगा बिकॉज वेट ज्यादा है, इधर वेट कम है तो ये अपवर्ड जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को देखने से पता लग जाएगा इधर। ठीक है, ये होगा एक्सेलरेशन। अब क्योंकि स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रिंग यहाँ पर टाइट है, तो उस कंडीशन में दोनों एक्सेलरेशन भी सेम ही होंगे। टेंशन तो सेम था ही, है ना। टेंशन कितना सिंबल लेना है हमें? टी सिंबल लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालना है कि अगर हम इस टाइप से वेट अलग अलग लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट द टेंशन इन द स्प्रिंग। और थर्ड क्वेश्चन है क्लैंप, फोर्स ऑन द क्लैंप। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसके हेल्प से। क्लियर? चलो अभी देखो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूं, एक बार एक्सेलरेशन दिखा देता हूं तुम्हें, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। ये स्विच है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं इधर से। ठीक है, रिमूव किया मैंने। वो एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन हुआ इसका रीजन क्या था? इधर वेट ज्यादा है ट्वाइस एम जी और ये है एम जी, इसी के कारण एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं एक बार। ठीक है, ये 2m मास है, ये m मास है, यहां से मैं इसको लीव कर रहा हूं सिस्टम को रेस्ट से। ये इनका एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन बहुत स्लोली हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो उसमें जो वेट का डिफरेंस है एक तो वो कम है, और दूसरा ये रियल पुली नहीं है ना, ये तो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, फ्रिक्शन होगा यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है ना, रियल पुली में फ्रिक्शन एकदम 0 होता है। ठीक है, तो वो एक्सेलरेट कर दिया, मतलब वहां पर एक्सेलरेशन बहुत फास्ट होगा। ओके, ये देखते हैं जो भी अभी एक्सेलरेशन हुआ वो कितना है वो चेक करते हैं। ठीक है, चलो इधर इसको अटैच कर देता हूं आगे। चलो देखो इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? जब भी एक्सेलरेशन होगा हमारा फॉर्मूला होगा सेकंड लॉ। क्या होगा सेकंड लॉ? नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, ये हमारा फॉर्मूला है।
यहाँ पर इसमें हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर सम सबको आता ही है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में प्लस कर दो, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेट फोर्स इधर निकाल लेंगे, वेक्टर सम इक्वल टू एम ए कर देंगे, ठीक है। करें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम एम के लिए। देखो एम को, ये जो एम है मास, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो टेंशन ऊपर है टी, वेट है एम जी, ये सब फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट है और एक्सेलरेशन है अपवर्ड। क्लियर, दो फोर्स है यहाँ पर, कितने फोर्स है देखो, टी ऊपर है एम जी नीचे, दो फोर्सेस है। सोचो वेक्टर सम क्या होगा, टी माइनस एम जी करें या टी प्लस एम जी करें, दो वेक्टर देखो अपोजिट डायरेक्शन में, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो टी माइनस एम जी करना है। अब एम जी माइनस टी क्यों नहीं करना, टी माइनस एम जी क्यों करना है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स बड़ा होता है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब टी का इफेक्ट ज्यादा है एम जी के कंपेयर में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो फोर्स बड़ा होता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ऑलवेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इधर पुट कर देते हैं नेट फोर्स एम ए, एम तो मास है, ए एक्सेलरेशन है, और नेट फोर्स हो गया टी माइनस एम जी। तो इक्वेशन आया यहाँ पर टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया है ना। या फिर मैं इसको माइनस एम जी को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो टी आ जाएगा एम जी प्लस एम ए, यहां से आया टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड फिर 2m मास, अब देखो यहाँ पर वेरिएबल, ए वेरिएबल है टी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो आंसर तो आएगा नहीं अभी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं 2m मास को। अगर 2m मास का मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जिस पर हम फोर्सेस का रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक बनाकर, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये हो गया ट्वाइस एम जी, 2m मास है ट्वाइस एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है टी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ए। बताओ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, 2mg बड़ा होगा या टी बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है 2mg इस पर बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, t माइनस 2mg और 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी, फॉर्मूला है ये, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगा देंगे। एम कितना है इस बार 2m, तो यहां से सॉल्व किया हमने, नेट फोर्स 2mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहां से आया हमारा इस ब्लॉक से, और सेकंड इक्वेशन 2m ब्लॉक से आ गया, दो इक्वेशन आ गए। बस इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके पहले ए निकालना है और फिर टी निकालना है, वो कर लोगे सब लोगों को, इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। पहले हम ए निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, टी को रिमूव करेंगे, तो टी को मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं ट्वाइस एम जी माइनस दिस एम जी प्लस एम ए, इस टाइप से जब मैं रिप्लेस करूंगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ए का वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो टी आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएंगे वो आंसर मैं डायरेक्ट यहां पर अभी बता देता हूं। फिलहाल यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा इसका, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा g/3, सॉल्व कर लेना, एक्सेलरेशन आएगा g/3, जी को 10 पुट कर देना तो 10/3 आ जाएगा आंसर, ओके। फिर नेक्स्ट आएगा टेंशन, अगर टेंशन यहां पर हम पुट कर देंगे तो इधर हो जाएगा 40/3, 4g/3, टेंशन आएगा 4mg डिवाइड बाय 3, ठीक है, क्लियर है, ये चेक करना। नेक्स्ट है फोर्स ऑन द क्लैंप, क्लैंप पे कितना फोर्स लगेगा, पुली का एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, देखो मासेस का एक्सेलरेशन हो रहा है, पुली तो वही है ना, पुली अपनी जगह पे है, अगर पुली अपनी जगह पे इसका मतलब एक्सेलरेशन है 0, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो फोर्स आएगा ट्वाइस टी, ट्वाइस टी मतलब टी इतना है तो ट्वाइस टी कितना होगा 8mg/3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए तीनों आंसर, तो एक्सेलरेशन आया g/3, टेंशन आया 4mg/3 एंड फोर्स ऑन द क्लैंप आ गया यहाँ पर 8mg/3, ये सब आंसर है, ठीक है ना। तो यहां पर जब मैंने इसको स्विच को रिमूव किया था तो एक्सेलरेशन क्या हुआ था, एक्सेलरेशन हुआ था 10/3, ओके। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने अभी जो बताए हैं वेक्टर्स के, बहुत एप्लीकेशन बता दिए यहाँ पे, लगभग मान लो कि 2 या 3 चैप्टर्स जो फिजिक्स के स्टार्टिंग के हैं उन सबका कॉन्सेप्ट अभी बता ही दिया है, ठीक है ना। और हमने अभी वेक्टर्स को पूरा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, अभी हमने जो पार्ट पढ़ा है उसमें बहुत चीजें बाकी है, वेक्टर का प्रोडक्ट बाकी है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और भी कुछ चीजें बाकी है। ये समझ में आ गया, क्लियर है सबको। अगेन दिखा देते हैं एक्सेलरेशन, स्विच को रिमूव किया मैंने, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है ना, हैवी वेट डाउनवर्ड, लाइट अपवर्ड, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लो एग्जांपल को और ये आंसर्स, ओके।